नमस्कार। उत्तर प्रदेश की बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ। आइए डालते हैं नजर आज की प्रमुख ब्रेकिंग न्यूज और अहम सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में मौसम फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 6 दिनों तक राहत के आसार। यूपी में 2 दिन बाद फिर बढ़ेगी गर्मी। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने से तापमान 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने के आसार। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। 10% फ्यूल सरचार्ज पर नियामक आयोग सख्त। यूपीपीसीएल से 7 दिन में मांगा जवाब। कानपुर रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। ट्रैक दोहरीकरण कार्य के चलते 10 ट्रेनें निरस्त। कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। बिजनौर में सीएम योगी का बड़ा बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बोले भारत हर चुनौती का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम। बिजनौर में 1645 विस्थापित हिंदू और सिख परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड में नया मोड़। आरोपी असद के शव को पैतृक गांव में दफनाने का विरोध हुआ। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सपा। टिकट वितरण से पहले संभावित उम्मीदवारों का विस्तृत सर्वे शुरू कराया। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। गोरखपुर में पर्यटन, उद्योग और आवास क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी। चिल्लुआताल पर्यटन विकास परियोजना का होगा लोकार्पण। क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। गीडा में बहुमंजिला औद्योगिक इकाई का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद। गंगा एक्सप्रेसवे पर गूगल मैप के गलत दिशा संकेत से कार हवाई पट्टी से नीचे जा गिरी। सभी यात्री सुरक्षित, मामूली चोटों के साथ बच निकले। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल ढहने की जांच में कई खामियां सामने आईं। विशेषज्ञों ने पिलर निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल होने की आशंका जताई। उन्नाव में बैठक के दौरान जिलाधिकारी के निर्देश पर सरकारी धन गबन मामले के आरोपी अधिकारी को पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि आय छिपाने के मामलों में गुजारा भत्ता दावों का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। संबंधित मामले में भरण पोषण आदेश रद्द किया। हाथरस में ओलावृष्टि और बारिश से बाजरा फसल प्रभावित हुई। किसानों ने नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। प्रदेश भर में 7 जून तक विशेष अभियान चलेगा। डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। छात्रों से कहा कि सफलता के लिए ज्ञान और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। गोरखपुर क्षेत्र में लगभग 7000 एकड़ में नई औद्योगिक टाउनशिप विकसित की जा रही है। पहले चरण में 800 एकड़ भूमि तैयार होगी। घाघरा नदी पर स्थित संजय पुल 6 जून से फिर यातायात के लिए खोला जाएगा। गोंडा, बहराइच और लखनऊ यात्रियों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों को सीपीआर और फर्स्ट एड की अनिवार्य ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। यूपी होमगार्ड भर्ती के 41,000 से अधिक पदों का परिणाम सितंबर में जारी होने के संकेत मिले हैं। भर्ती प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों और युवाओं को पत्र लिखकर पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक जिम्मेदारियों में सक्रिय भागीदारी की विशेष अपील की। दिन भर की बड़ी सुर्खियां तो आपने देख ली। अब जानते हैं हर खबर को पूरी गहराई के साथ। लेकिन उससे पहले कमेंट में जल्दी बताइए कि आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से आंधी और बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली हुई थी, लेकिन अब यह राहत खत्म होती नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ लगातार कमजोर पड़ रहा है, जिसके चलते मंगलवार से आंधी और बारिश का दायरा सिमटने लगेगा और तापमान में फिर बढ़ोतरी शुरू होगी। सोमवार को लखनऊ समेत कई जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रही, जबकि सुल्तानपुर, फतेहपुर, अमेठी, आजमगढ़, हरदोई और झांसी समेत कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। वहीं 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फर्रुखाबाद प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 4 दिनों में तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ऐसे में प्रदेश में एक बार फिर तेज धूप, उमस और गर्मी का असर बढ़ने की संभावना है, जबकि फिलहाल मौसम विभाग ने किसी भी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बिजली बिलों पर प्रस्तावित 10% फ्यूल सरचार्ज को लेकर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 7 दिन के भीतर जवाब तलब करते हुए पूछा है कि आखिर इस अतिरिक्त शुल्क की गणना किस आधार पर की गई है और उपभोक्ताओं पर इसे लगाने का औचित्य क्या है। बताया जा रहा है कि बिजली कंपनियां पुराने बकाये और ईंधन लागत के आधार पर यह सरचार्ज वसूलने की तैयारी में थीं। हालांकि आयोग ने इस पर सवाल उठाते हुए विस्तृत जानकारी मांगी है।
ऐसे में फिलहाल बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। यदि आयोग यूपीपीसीएल के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो प्रस्तावित फ्यूल सरचार्ज पर रोक भी लग सकती है। अब सभी की नजर आयोग के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है, जिसका सीधा असर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। कानपुर और आसपास के रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। झांसी मंडल के खैरार भीमसेन रेलखंड पर ट्रैक दोहरीकरण के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है, जिसके चलते रेलवे ने कानपुर सेंट्रल से होकर गुजरने वाली 10 ट्रेनों को अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया है। रेलवे के अनुसार 17 जून से 20 जून के बीच अलग अलग तारीखों पर चित्रकूट धाम करवी कानपुर, मानिकपुर कानपुर, खजुराहो कानपुर और प्रयागराज ग्वालियर सहित कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इसके अलावा 4 ट्रेनें देरी से चलेंगी और 2 ट्रेनों को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। कुछ ट्रेनों का संचालन 40 मिनट से लेकर 240 मिनट तक की देरी से होगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर लेने की अपील की है, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और अगर भारत के अंदर दुस्साहस करोगे तो हमारी लखनऊ में ही अब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर के ऐसा दागेंगे कि अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में आयोजित एक जनसभा के दौरान विपक्ष के साथ साथ पाकिस्तान पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है और जरूरत पड़ने पर ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइलों से करारा जवाब देने की ताकत रखता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकता और सीमा पार से आए विस्थापित परिवारों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू और सिख परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि वर्षों से भारत में रह रहे इन परिवारों को अब अधिकार दिलाने का काम केंद्र सरकार ने किया है। बिजनौर में कुल 1645 विस्थापित परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इन परिवारों के लिए भावुक और ऐतिहासिक क्षण है। अपने संबोधन में उन्होंने गाय, गंगा, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता कानून जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से बात की। साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश हित और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सभी को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी चर्चा तेज हो गई है। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या हत्याकांड में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। कक्षा 11 के छात्र सूर्या चौहान की हत्या के आरोपी असद के शव को उसके पैतृक गांव में दफनाने का विरोध किया गया। जानकारी के अनुसार असद का परिवार उसका अंतिम संस्कार बुलंदशहर जिले के महुआ खेड़ा गांव में करना चाहता था, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया। इसके बाद परिजनों को उसका शव गाजियाबाद में ही कब्रिस्तान में दफनाना पड़ा। बताया जा रहा है कि असद के पिता करीब 20 वर्ष पहले गांव छोड़कर परिवार सहित गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में रहने लगे थे। घटना के बाद गांव में भी भारी नाराजगी का माहौल था। असद के चाचा ने कहा कि जो हुआ वह गलत था और उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। उनका कहना था कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता था, लेकिन हत्या जैसा कदम बिल्कुल गलत था। गौरतलब है कि सूर्या हत्याकांड को लेकर पूरे क्षेत्र में काफी आक्रोश देखने को मिला था। इसी बीच आरोपी असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। अब उसके अंतिम संस्कार को लेकर सामने आई यह घटना भी चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी से चुनावी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी इस बार टिकट वितरण में सिर्फ सिफारिश या राजनीतिक दबाव नहीं, बल्कि उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को सबसे बड़ा आधार बनाने जा रही है। इसके लिए संभावित दावेदारों का विस्तृत सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें उनकी जमीनी पकड़, जनाधार, जातीय समीकरण और स्थानीय प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी की टीम कर रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि 2027 के चुनाव में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट मिले जो भाजपा को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में हों। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सीटों का बंटवारा भी जीत की संभावना के आधार पर होना चाहिए, न कि सिर्फ गठबंधन की मजबूरी के कारण। इसी बीच कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के भीतर कांग्रेस को करीब 70 से 75 सीटें देने का सुझाव सामने आया है, जबकि कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर रही है। हालांकि अंतिम